गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे नमक कहानी, जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। ये उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में अजमेर में, राजस्थान। और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था। शर-ए-शाम 1953 में, कांटे, सुमन, ये इनके उपन्यास हैं। जर्द गुलाब तथा अल्लाह दे बंदा ले, जर्द गुलाब 1981 में और अल्लाह दे बंदा ले 1984 में इनके लघु कहानी संग्रह हैं। मतलब इस कहानी में और कहानियाँ हैं, संग्रह का मतलब और भी ज़्यादा। और इनको 1966 ईस्वी में नेहरू अवार्ड और 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाओं में मानव अनुभूतियों की बारीकियाँ और हृदय के जो उद्गार हैं, हृदय में जो कुछ भी भाव जो छिपे हुए हैं, उसको अभिव्यक्त करने में ये सिद्धहस्त हैं। और शुरू से अंत तक जो कहानी है सजीव और रोचक लगी। ऐसा लगेगा कि यह कहानी सचमुच की घटना है और आँखों के सामने घटित हो रही है। तो कहानी शुरू करते हैं। उस सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई कि इस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वहीं भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी और मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। जिस्म का मतलब होता है शरीर, है ना। चेहरा जैसे कोई खुली किताब, वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। मुहर्रम पर्व जो होता है ना मुस्लिमों का। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया है कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। उम्दा का मतलब होता है बहुत अच्छा, और नफीस का मतलब होता है सुंदर, जिंदा दिली का मतलब होता है खुश मिजाजी। तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छा भोजन करते हैं और सुंदर होते हैं, कपड़ों के शौकीन होते हैं और खुश मिजाजी टाइप होते हैं। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफ़िया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। ये भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था ना बच्चों, उसी समय का इन लोग इधर से उधर, कोई पाकिस्तान तो कोई हमारे हिंदुस्तान में रह गए, तो यही सब इन लोगों का बिछड़ना मिलना हुआ था। तो वही अपना कहानी बता रही है। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आती है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं, मतलब रो पड़ती हैं, आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर, मेरा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, रुखसत मतलब विदा होने लगी, जाने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दे दीजिए। सौगात मतलब उपहार, गिफ्ट। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शाम में, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, अजीज़ मतलब अपने प्रिय के लिए, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक?
नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से नखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई के समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, तो बाजी का मतलब होता है बहन, है ना, और चिंदी चिंदी मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देना। तो कह रही हैं कि देखिए बहन, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल गई तो आपके सामान की को टुकड़ों टुकड़ों में बिखर देंगे सब कस्टम वाले जो कानून बनाते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें। कोई सोना चांदी तो नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं, है ना। स्मगलिंग करना का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ चोरी छुपा के ले जाना, कोई वस्तु को, है ना, गवर्नमेंट को पता न चले, ब्लैक का माल, है ना। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, अदीब का मतलब साहित्यकार, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताया देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर जगह ही हो जाती भैया। मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को निकालकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद का मतलब इमाम, नेता या सरदार। तो कह रही कि हम अपने को नेता कहते हैं, फिर वायदा करके झूठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे। यह ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी उस पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद से गुजर जाता था। खौफनाक मतलब डरावना, सरहद मतलब सीमा। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। ओहो! उसने एक आह भरी,
फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया। आश्वस्त होना मतलब भरोसा। भरोसे से उसने अपने हाथ झाड़ दिए, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखे और लेट कर दोहर ओढ़ ली, हल्की सी चादर। ये ना उर्दू शब्द है बच्चों ना, दोहर मतलब चादर होता है, पतली चादर। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। अभी मार्च आने वाला है ना बच्चों। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा हुआ चंपा का एक घना दरख्त, दरख्त मतलब पेड़, ये भी उर्दू शब्द है। जितना इसमें आया है ना शब्द, सब उर्दू शब्द है। अब बहुत ही प्यारी भाषा है उर्दू। दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। अक्स मतलब परछाई। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग आ नहीं सकते। उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी, सीमा थी, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। सीमा बॉर्डर है ना बच्चों। कल वह लाहौर से चली जाएगी, कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता था कि अब वो कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा। उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा, उस हवा में रची हुई मौल सीरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। मौल सीरी का मतलब क्या होता है? बकुल का पेड़ होता है। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झुरझुरी सी आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल मतलब सफ़ेद और काले बाल, आँखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। तो फिर वो बोलता है, जी
जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजरती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास। लिबास का मतलब पहनावा, कपड़ा। एक सा लबोल हज़ा मतलब बोलने का ढंग और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थीं जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को दे रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थीं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उसको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उनमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। सफ़ा मतलब पन्ना। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटिल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। मतलब वो हरा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है ना, कच्चा हरा नारियल जिससे पानी निकलता है, जो पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो वही कह रहे हैं। जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब
सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो बच्चों, लग रहा था ना कि जैसे कि ये घटनाएं आंखों के सामने घटित हो रही हैं। कहानी समाप्त हो गई और कितना ही रोचक और कितना सजीव वर्णन रज़िया सज्जाद ज़हीर ने किया है। और इससे आपसी प्रेम और मोहब्बत का पता चलता है उनके इस कहानी से। तो हमें भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, हमें सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।